साइकोलॉजी में हम जो पढ़ते हैं उसको किस तरह पढ़ते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। As you know that psychology is the study of mental processes, experiences and behaviors, it is now a matter of curiosity to know as to how these are studied. इसका तरीका क्या है, कौन से मेथड्स फॉलो करते हैं, और ये मेथोडोलॉजी ही है जिस वजह से साइकोलॉजी को साइंस कहा जाता है। So before moving forward, we will be knowing about the goals of psychological inquiry. हम किन उद्देश्यों से आगे बढ़ते हैं, किन चीज़ों को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से हम साइकोलॉजी को एक साइंस कह पाते हैं। तो इसके गोल्स में अगर हम बात करें तो 5 गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन, देन प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन। सो व्हाट इज डिस्क्रिप्शन? It is an attempt to describe a behavior or a phenomenon as accurately as possible. जितना accuracy के साथ, जितनी सटीकता के साथ हम उसको describe कर सकते हैं, उतना ही अच्छा हम उसको पढ़ सकेंगे। कोई भी एक behavior दूसरे से किस तरह different है, ये हम उसके description में बताते हैं। Description requires recording of a particular behavior which helps in its proper understanding. हम अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीइंग द स्टडी हैबिट्स इन चिल्ड्रन। उन स्टडी हैबिट्स को पढ़ने के लिए हमें और बहुत डिटेल्स में जाना होगा, उसे डिस्क्राइब करना होगा। जैसे हमें देखना होगा हाउ मच द चाइल्ड इज रेगुलर इन स्कूल, हाउ फ्रीक्वेंटली द चाइल्ड इज सबमिटिंग द असाइनमेंट्स, और उसका जो शेड्यूल है वो कितना सेट है, वो रिवीजन के लिए कितना टाइम देता है। ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर उसकी स्टडी हैबिट्स में शामिल हो जाएंगी। द नेक्स्ट गोल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी और साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इज प्रेडिक्शन। सो व्हाट इज प्रेडिक्शन? जैसा कि नाम से पता लग रहा है, किसी चीज के बारे में बताना या उसके लिए भविष्यवाणी करना। सो प्रिडिक्ट करना किसी बिहेवियर को कब पॉसिबल होगा? जब उस बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन काफी हद तक एक्यूरेट हो। तो अगर हमने किसी बिहेवियर को एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया है तो उसके बेस पर हम आगे कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द रिसर्चर ऑब्जर्व that there is a relationship between the amount of study time and the achievement level. अगर डिस्क्रिप्शन में ये पाया गया कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पढ़ाई के लिए देने पर अच्छे अचीवमेंट्स होते हैं एकेडमिक लेवल पे, तो उस चीज़ को प्रिडिक्ट किया जा सकता है और बच्चों के साथ भी कि इतना पढ़ने पर आपको अचीवमेंट लेवल्स अच्छे होंगे। So the next goal is explanation. Explanation is to know the causal factors of determinants of behavior. किन कारणों से व्यवहार हो रहा है? What are the factors that are making that behavior occur? अगर हमें इन कारणों का पता लग जाए तो we can control those causes and then we can stop that behavior from occurring. Thus, this goal is concerned by identifying the determinants or antecedent conditions. Antecedent conditions क्या हैं? जिस वजह से वो व्यवहार हो रहा है, the main reason, the cause, and this usually happens just before the behavior. जो behavior हो रहा है उससे एकदम पहले ऐसा कुछ होगा जिस वजह से ये व्यवहार उत्पन्न होगा। तो उन antecedent conditions को कंट्रोल किया जा सकता है, and this goal studies the cause and effect relationship between two variables or events. Variables क्या हैं, इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। कोई भी एक चीज जब दूसरे पे असर करती है तो वो 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। Now we will talk about another goal called control. Control can be administered when the cause of the particular behavior is known. जैसा कि हमने अभी बात करी कि अगर हमें कारण पता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस एंटीसीडेंट कंडीशन को हटा सकते हैं या किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट, मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, सेकंड, रिड्यूसिंग इट, एंड थर्ड, एनहांसिंग इट।
या तो हम उस बिहेवियर को वैसा होने दें, या हम उसे कम करें, या फिर उसे बढ़ाएं। तो इन 3 चीजों पे काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टडी हैबिट्स की ही बात करते हैं या उसमें स्टडी टाइम की बात करते हैं कि कितना समय पढ़ाई के लिए दिन भर में लगाना चाहिए या बच्चे लगाते हैं, उसमें हम चेंजेस किस तरह कर सकते हैं। या तो हम वही चलने दें, या फिर हम उसे कम कर दें, या फिर हम उसे ज्यादा कर दें। तो इस तरह से हम कंट्रोल्स को अप्लाई करते हैं। Then there is another goal called application. This is the final goal of scientific inquiry, and it is about applying the knowledge which we have taken from theories after researches in order to bring change, the positive change in lives of people. लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए जब हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं किसी सिचुएशन में, तो उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन। So in the scientific inquiry और psychological inquiry, this is one of the goals कि अगर हमने सब कुछ पता लगा भी लिया और उसे अप्लाई नहीं किया तो उसका कोई यूज नहीं है। So ultimately we need to apply it, and thus it is the final goal of psychological inquiry. For example, study habits found useful through researches can be applied to improve academic performance of children. अगर हमें पता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम देने से बच्चे के अचीवमेंट लेवल पे फर्क पड़ेगा, तो इस चीज को हम अप्लाई करके दूसरों बच्चों को भी फायदा दे सकते हैं। So after the goals, it is important to know the characteristics of scientific research. What are the main things that needs to be followed to make it a scientific research? So science is not just about what to investigate, it is also about how to investigate. किन तरीकों से इन्वेस्टिगेट करना है, वो मेथोडोलॉजी क्या होगी। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, देयर आर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। वन इज ऑब्जेक्टिव, द अदर इज सिस्टमैटिक, एंड थर्ड इज टेस्टेबल। So objectivity refers to the fact that if 2 or more persons independently study a particular event in an objective manner, both of them to a great extent will reach to the same conclusion. अलग अलग लोगों ने करा है रिसर्च, लेकिन एक ही तरीके से किया है, तो जो उसका रिजल्ट है वो एक जैसा ही आएगा, करीब करीब एक जैसा। इसी तरह से एक ही रिसर्चर अगर अलग अलग टाइम पे या अलग अलग जगह रिसर्च को ऑब्जेक्टिव वे में करता है, तो उसके रिजल्ट्स भी दोनों टाइम पर या दोनों जगह पर एक जैसे ही आएंगे। For example, if a table is measured in Delhi and then the same table is measured in Mumbai, the measurement will be same. So this is objectivity. So another characteristic of scientific research is being systematic. कोई भी चीज़ को जब हम स्टडी कर रहे हैं एक साइंटिफिक रिसर्च के दायरे में, तो उसको हम स्टेप्स में या एक प्रोसीजर से ही इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक सिस्टम से, एक व्यवस्था से करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक या तीसरी विशेषता है टेस्टेबल। टेस्टेबल मीन्स विच कैन बी पुट इनटू स्टेप्स एंड कैन बी इन्वेस्टिगेटेड ऑब्जेक्टिवली, जिसको हम मेजर कर सकें, जिसकी टेस्टिंग हम कर सकें, जो ऑब्जर्वेबल है, जो वेरीफाएबल है, ऐसी चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च में। जो चीज़ें टेस्ट करने के दायरे में नहीं हैं या जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको साइंटिफिक रिसर्च में टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है और वो साइंटिफिक रिसर्च के दायरे में नहीं आते हैं। So after knowing the goals of psychological inquiry and the characteristics of scientific research, there is also a need to understand the steps in conducting a scientific research. So in this, the first step is conceptualizing a problem. Problem means समस्या। समस्या हम उस चीज़ को कहते हैं जिसे हम एक रिसर्च क्वेश्चन की तरह से लेते हैं, जिस चीज़ को हम स्टडी करना चाह रहे हैं। So on the basis of our past experiences, our observation and also the past researches, there are certain things which we think are true. वो कितना सही है, कितना नहीं है, इसको हम एक समस्या की तरह लेते हैं और फिर उसको साइंटिफिक स्टेप्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। So this is called the research question.
In psychology, a diverse range of problems are studied which are related to behavior and experiences. बहुत तरीके से हम स्टडी करते हैं, जैसे हम अपना खुद का बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू आई बिहेव व्हेन अनहैप्पी, ये एक रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है. एक और तरीके रिसर्च हो सकती है जिसमें हम दूसरों के व्यवहार को स्टडी कर सकते हैं. सो इट कुड बी समथिंग लाइक व्हाई समवन पेज लेस अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर टास्क एज कंपेयर्ड टू अदर्स. इसी तरह से हम ग्रुप इन्फ्लुएंसेस को पढ़ सकते हैं किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर पर. जैसे रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई डज अ साइकिलिस्ट परफॉर्म्स बेटर व्हेन इन ग्रुप रादर दैन व्हेन अलोन. अकेले वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है जितना ग्रुप के सामने कर लेता है, तो ये ग्रुप बिहेवियर उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है. इसी तरह से हम ग्रुप बिहेवियर्स को भी स्टडी कर सकते हैं. कुछ इस तरह के रिसर्च क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे व्हाई डज रिस्क टेकिंग बिहेवियर इंक्रीजेस व्हेन पीपल आर इन ग्रुप. अकेले में कोई शायद ऐसा काम नहीं करेगा जो वो ग्रुप में कर जाएगा, तो ऐसा क्यों होता है. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी रिसर्च क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक व्हाई आर सम ऑर्गेनाइजेशंस मोर सक्सेसफुल देन अदर्स. वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या कॉजेज हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है. इन सब चीज़ों को हम रिसर्च क्वेश्चन में एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. तो एक हमारे पास पहले रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए. After conceptualizing a problem, the next step is that of formulation of hypothesis. What is hypothesis? एक काल्पनिक उत्तर. Hypothesis is a tentative answer to the question under study. जो हमने समस्या ली है उसका एक अनुमान लगाया हुआ उत्तर होता है. जैसे कि हमने कोई एक रिसर्च क्वेश्चन लिया है कि क्या पढ़ाई में ज़्यादा समय देने से बच्चा एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करेगा. दिस इज आवर रिसर्च क्वेश्चन. द आंसर वुड बी, बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग, द आंसर वुड बी हाँ, वो ज़्यादा समय देने से अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि शायद हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है, शायद पास्ट रिसर्चेस में ऐसा पाया गया है, और एक हमारा इंट्यूशन है या हमारा ऑब्जर्वेशन है. तो इस तरह से हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसको हम बाद में देखेंगे कि वो ट्रू है या नहीं है. After we have the problem and hypothesis in hand, then the next step is that of collecting data. जिस चीज़ पे हम स्टडी कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास कुछ आंकड़े होने चाहिए, कुछ डेटा होना चाहिए. सो दिस इंक्लूड्स मेनली 4 डिसीजंस. वन इज़ द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी. हम किन पर करना चाह रहे हैं. से फॉर एग्जांपल वी हैव अ रिसर्च क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स. तो वो स्टूडेंट्स किस एज के होंगे, वो स्कूल जाने वाले होंगे डेफिनेटली, कोई घर में रहकर पढ़ रहा है शायद हम उसे इंक्लूड ना करें. ये सब चीज़ें हम इसमें डिसाइड करते हैं. द सेकेंड इज मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. हम किस तरीके से करना चाह रहे हैं. हम एक्सपेरिमेंटल वे में करना चाह रहे हैं, हम सर्वे के तरीके से करना चाह रहे हैं, हम केस स्टडी में करना चाह रहे हैं, या और कोई तरीका हम लेना चाह रहे हैं. सो दिस इज द सेकेंड डिसीजन. द थर्ड डिसीजन इज अबाउट द टूल्स. व्हाट इज गोइंग टू बी द मीन्स टू कलेक्ट डेटा. वो क्वेश्चनर होगा, वो किसी तरह का इंटरव्यू होगा, क्या चीज़ होगी वो हमारे टूल्स में आ जाएगा, और कौन सा पर्टिकुलर टूल हमें यूज़ करना चाहिए, ये सारे डिसीजंस वहाँ पर तय होते हैं. सो इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट. एंड देन द प्रोसीजर ऑफ डेटा कलेक्शन. किसके बाद क्या किया जाएगा, पहले कैसे मिलेंगे. हम पहले सैंपल को सिलेक्ट करेंगे या स्कूल्स में जाएंगे, पहले प्रिंसिपल से मिलेंगे, वहाँ से उनके रजिस्टर्स लेंगे, उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे सैंपल. कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये सारा चीज़ हमारा प्रोसीजर में आ जाता है. एंड देन फाइनली वी कंडक्ट इट. अब हम डेटा कलेक्शन शुरू करते हैं. Then the next step is that of drawing conclusions. अब conclusions हमें कैसे मिलेंगे. वो जो आंकड़े हमें मिले हैं, जो information मिली है डेटा में, that is not enough. वो हमें एक raw डेटा की तरह मिला है, उसको एनालाइज करना होता है. So the next step is to analyze the collected data through statistical procedures. स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स में उस डेटा को डालकर एनालाइज करके हमें फाइनली समझ में आता है कि हमने क्या पाया. So this is how then we verify the hypothesis, और हम conclusions बता पाते हैं कि जो हमने सोचा था वो वैसा ही हुआ या नहीं हुआ. The last step is that of revising research conclusions.
जो रिसर्च में हमें कंक्लूजन मिले हैं, जब हमने स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया था, उसमें जो भी हमें मिला है वो अब हमें देखना होता है कि वो कितना सही है। इफ द हाइपोथेसिस इज ट्रू, जो आंसर हमने शुरू में सोचा था वो सही निकलता है, तो हम उस थ्योरी को या उस हाइपोथेसिस को कंफर्म कर देते हैं कि दिस इज ट्रू। If the hypothesis is found false, then the researcher will revise it or state alternative hypothesis. या तो दूसरा hypothesis लेकर फिर से स्टडी होगी या फिर हम उस थ्योरी को टेस्ट करेंगे दूसरे तरीकों से। So this is how research is a continuous process. अभी हम बात करेंगे कुछ alternative paradigms की जो कि रिसर्च में यूज होते हैं। तो जैसे पहले साइकोलॉजिस्ट बोला करते थे कि ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी करना होगा तो हमें उसको साइंस के मेथड से ही स्टडी करना होगा, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इस वजह से साइकोलॉजी रिस्ट्रिक्ट हो गया सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर्स को पढ़ने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बिकॉज ओनली ओवर्ट बिहेवियर्स कैन बी सीन, उन्हीं को ऑब्जर्व किया जा सकता है। It did not focus on personal feelings, experiences और meanings to it. जो हमारे अंदर चल रहा है उसको पता करना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए recent years में एक और मेथड आया which was called interpretive. इंटरप्रेटिव होता है जब जो इंटरनल फीलिंग्स को पढ़ने की ज़रूरत होती है उनको किस तरह से पढ़ा जाए। For example, different people explain their internal experiences differently after getting affected by natural calamity like earthquake और tsunami. उसमें हर एक ने अलग अनुभव किया होगा, कंडीशन एक ही है लेकिन सबके एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं थे। तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए पर्सनल तरीके से चीज़ों को समझना और स्टडी करना बहुत ज़रूरी था। ऐसे केसेस में ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट पॉसिबल नहीं था। Thus, psychological inquiry does aim at understanding the self by reflecting on one's own experiences and insights. We should also know about the nature of psychological data. जो भी हम स्टडी करते हैं वो डेटा के बेस पे करते हैं, तो ये डेटा किस किस तरह का होता है ये जानना ज़रूरी है। The data is called datum when it is singular. जब एक होता है तो हम उसे datum बोलते हैं। And data forms an important input in psychological inquiry. Data are not independent from physical or social context. जो भी डेटा है वो अपने आप में यूजफुल नहीं है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है ये इम्पोर्टेंट है। The researcher attaches meaning to the data by placing it in a proper context. For example, we behave differently when we are in group than alone. हम अकेले बहुत अलग अलग व्यवहार कर सकते हैं पर हम ग्रुप में बहुत सोचकर और अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। We talk differently with parents than with friends. कोई चीज़ को बोलने से पहले शायद पेरेंट्स के साथ हम बहुत सोच रहे हैं लेकिन फ्रेंड्स के साथ हम कुछ भी बोल देते हैं। तो इस तरह से वो किस कॉन्टेक्स्ट में है वो डेटा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। Here we will discuss 4 types of data. First is demographic information. Demographic information is about the personal information about the person, such as name, age, gender, birth order, family income, siblings, religion, occupation, education. ये सब हमारा demographic information होता है। The other is physical information. Physical होता है जो ecological condition से environment से related है, जैसे जगह कौन सी है, हिली एरिया है, डेजर्ट है या फॉरेस्ट एरिया है, हाउसिंग कंडीशंस क्या हैं, फैसिलिटीज़ क्या हैं घर पे, स्कूल में क्या है, नेबरहुड में क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ये सारी चीज़ें फिजिकल इंफॉर्मेशन में आती हैं। इसी तरह से फिजियोलॉजिकल डेटा विच मीन्स रिलेटेड टू फिजियोलॉजी सच एज हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, electrical activities of brain, heart rate, level of fatigue, कितना थकान हो रही है उस व्यक्ति को, ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल डेटा में आ जाती हैं।
देन वी हैव साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन. साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में वो कंडीशंस हैं जो साइकोलॉजिकल है नेचर में, जैसे इंटेलिजेंस, टाइप ऑफ पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, वैल्यूज, क्रिएटिविटी, इमोशंस, हेल्यूसिनेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और भी बहुत सारी चीज़ें. तो इस तरह से बहुत तरह के साइकोलॉजिकल डेटा हैं जो हमारे काम आते हैं रिसर्च में. डेटा कुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेजरमेंट, लाइक हाई लो, किसी की लो इंटेलिजेंस है या हाई है, या ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, या फिर रैंक्स में हो सकता है, जैसे ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से. या फिर कुछ क्वालिटेटिव डेटा भी होता है, जैसे वर्बल रिपोर्ट्स, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स, पर्सनल डायरीज, फील्ड नोट्स, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं डेटा के दायरे में. So in this part, we mainly talked about the goals, the characteristics, the nature of data, the types of data, and many other things regarding psychological inquiry. Further, we are going to talk about different methods of data collection or psychological inquiry, and this we will do in the second part. Namaste.